परिणीति में एक तो गुफा में आप लोग गए क्यों? मतलब अकेले तो गुफा पे जाना, अकेले नहीं 3 थे, बट व्हाई गो देयर व्हेन यू कैन वेरी वेल वॉक द नॉर्मल स्ट्रीट्स? अपने शहरों की गलियों में घूमिए, गुफाओं में जाएंगे तो होगा ना ये। अरे भैया आदित्य फंस गया है वहां पर प्रीत और निशा भी थे वहां पर, तो लकीली हमारी प्रीत है तो वो संभाल लेगी, हमारे हीरो को भी वो बचा लेगी। आदित्य क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो नहीं नहीं, अरे जाओ यहाँ, आई कांट गो। निकालने की कोशिश करो ना। संभल के। अपनी आंखें खोलो तो। टीवी सीरियल्स में हमेशा जब हीरोइन मुसीबत में फंस जाती है ना, तो हीरो ही उसे बचाने के लिए आता है। लेकिन यहाँ तो हीरो ही मुसीबत में फंस गया है और हमारी हीरोइन प्रीत उसे बचा रही है। अब हमने तो आपको पहले ही कहा था आदित्य कि आपको प्रीत की बात माननी चाहिए। देखिए आपने उसकी बात नहीं सुनी, गलत रास्ते पर आप चल दिए और अब देखिए कितनी बड़ी मुसीबत में आप फंस गए हैं। गुफा में प्रीत, निशा और आदित्य तीनों ही फंस चुके हैं। पत्थरों के बीच में आदित्य का पैर फंस गया है, जिसके बाद देखिए एक पत्थर आदित्य के सर पर भी गिरता है और वो बेहोश हो जाता है। तीनों लोग, पहले तो सिर्फ 2 ही जन होते हैं, फिर मैं जाती हूँ बिकॉज अंदर आदित्य होता है। सो ऑब्वियसली अगर अंदर आदित्य है तो निशा बाहर कैसे रह सकती है, इसलिए निशा भी आदित्य के लिए नीचे कूद जाती है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ना निशा काफी ट्राई कर रही है, पहले से धीरे से डर लगता है, या लेकिन बीच में कहीं ना कहीं से आ ही जा रही है प्रीत। हाँ, बिकॉज निशा को तो आदित्य के करीब ही जाना है एंड उसे नहीं चाहिए कि आदित्य के करीब कोई और भी आए। सो शी जस्ट ट्राइंग हर बेस्ट कि वो कैसे भी करके आदित्य को अपने वश में कर ले। सो या ये आदित्य को बोलो ना किसी चीज़ ने काट लिया है ना, डंक मार दिया है। या हाँ, एक्चुअली हम बाहर निकलते रहते हैं तब उसे कुछ काट लेता है। सो वही अभी निशा इज स्कैर्ड कि पता नहीं आदित्य को क्या हो गया है, मतलब इतना चिल्ला रहा है। सो वो डरी हुई है, बट उसे पता नहीं है कि उसको क्या करना है, बट प्रीत को पता है कि क्या करना है। सो वही अभी हमारा चल रहा था। और ये बिच्छू का जो डंक होता है वो निकाल दिया गया अचानक से, एग्जैक्टली क्या हो रहा है ये हम पहली बार नया सुन रहे हैं कि कान में पानी डाल रहा है। इवन हम भी पहली बार सुन रहे हैं। इवन मुझे भी टू बी वेरी ऑनेस्ट पता नहीं है कि हाउ टू ट्रीट समवन जिसे बिच्छू ने काटा हो। सो शायद यही राइट तरीका होगा, इसलिए लिखा होगा, आई डोंट नो। आदित्य को जब होश आता है तो उसे लगता है कि निशा ने उसकी जान बचाई है। अब ये तो कहानी में होना ही था। निशा आदित्य से प्यार करती है तो हर मौके का तो वो फायदा उठाएगी ही ना। तुमने मेरा पैर निकाला? या तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। आदित्य आपको ये नहीं पता है कि आपकी जान निशा ने नहीं बल्कि प्रीत ने बचाई है। उसी प्रीत ने जिससे आप हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं और उसकी बातों को नहीं मानते। अब देखिए फिलहाल प्रीत, आदित्य और निशा को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम आ गई है। तीनों सही सलामत गुफा से बाहर निकल रहे हैं। जाते जाते अब आदित्य के मन में निशा के लिए थोड़ी जगह तो बन ही गई होगी। उसे लगता जो है कि निशा ने उसकी जान बचाई है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जब आदित्य के सामने सच्चाई आएगी तो क्या उसका मन प्रीत के लिए बदलेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सोनी टीवी पर शुरू हुआ शो आमी डाकिनी है। बड़े दिनों बाद एक ऐसा शो देखने मिला जिसे देखकर हम पहली ही लाइन में कह सकते हैं कि वाह क्या कमाल का शो है। नहीं, तुम कौन हो?
पहला फ्रेम ही जब आप देखेंगे ना तो आप मजबूर हो जाएंगे पूरा एपिसोड देखने को। जी हाँ, आमी डाकिनी सोनी टीवी की एक ऐसी ही पेशकश है जो दर्शकों को बेहद पसंद आएगी। इस शो में कोलकाता की कहानी है, एक्टर्स भी अच्छे हैं और सबसे अच्छा है इनका पहनावा। बंगाली कल्चर दर्शकों को अपनी ओर जरूर खींचेगा। क्या हुआ? दादा 2 घंटा हो गया फ्लाइट लैंड हुए अभी। कहाँ रह गया लड़का? फोन भी नहीं उठा रहा है। गाड़ी टाइम पे भिजवा दी थी ना। हेलो अंकल, वो अयान का कॉल आया था, वो एयरपोर्ट से घर नहीं आएगा। तो कोথায় যাবে? राजबाड़ी। अयान, तो फोन क्यों नहीं उठा रहा है? पहले एपिसोड में डाकनी की एंट्री तो नहीं हुई, लेकिन उसका आभास जरूर हो गया है। वो हवेली दादा की माँ की आखिरी निशानी है माँ, पाब्लो एकदम ठीक बोलছে। घर लौटकर बेटा माँ के पास नहीं जाएगा तो और कहाँ जाएगा है? हाँ, उसकी माँ नहीं, वो उसका इंतजार कर रही है। कोई किसी का इंतजार नहीं कर रहा माँ। ये तो क्या कह रहा है अर्नब? हमने अयान को लंदन इसलिए भेजा था ताकि वो राजबाड़ी से दूर, उस श्राप से, उस डाकिनी से दूर रहे। नहीं माँ, मैंने अयान को लंदन भेजा ताकि वो आपके कहानियों से, आपके डर से, आपके अंधविश्वास से दूर रहे। अंधा विश्वास नहीं, अहंकार होता है अर्नब। तुझे अपनी सोच, अपनी समझ पर अहंकार है, इसलिए तू सामने रखा हुआ सच देख नहीं पा रहा है। डाकिनी 100 साल से अपने प्यार का इंतजार कर रही है, तो वहीं ऐसा कुछ होता है जिसके चलते अयान को लंदन भेज दिया गया है। अब 23 साल बाद अयान जब अपने घर लौटता है तो वो सीधे हवेली जाता है, राजाबाड़ी, जहाँ पर डाकिनी उसका इंतजार कर रही है। अयान बाबू, पहले एपिसोड में ही अयान की मुलाकात मीरा से हो गई है। मीरा ने अयान को खूब सारी बातें भी सुना दी, इसी के साथ उसकी जान भी बचाई। इस सीरियल का बैकग्राउंड म्यूजिक कहानी को बांधे रखने में मदद करता है, तो वहीं आमी डाकिनी ये शो दर्शकों को जरूर पसंद आएगा, ये बात हम जरूर कहेंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई, उड़ने की आशा में एक अजब गजब कंपटीशन चल रहा है इश्क वाली जोड़ी का। जी हाँ, जहां पर एक तरफ तो सचिन और साइली है, दूसरी तरफ आकाश और रिया है। आखिरकार कौन सी जोड़ी कहलाएगी इश्क वाली जोड़ी, ये तो देखना बनता है।
शुरू हो गया है इश्क वाली जोड़ी का कंपटीशन और जरा देखिए इसकी शुरुआत कितने धमाकेदार अंदाज में हुई है। रेस में पार्टिसिपेट कर रही हैं सचिन साइली और रिया आकाश, जहां इस कंपटीशन में सभी पतियों की आंखों में पट्टी बंधी हुई है। इस सबको एक साथ इस रेस में भागना है अपनी पत्नियों को पीठ पे लेकर। अब देखिए इस कंपटीशन में सचिन और साइली कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन जानबूझकर सचिन ये रेस हार गया। अपना छोटा भाई है, बॉस के सामने जीतना चाहता है, तो जब हम लास्ट रेस में होते हैं तो ये रिया को बोलता है कि मेरे बॉस के सामने मैं हार नहीं सकता। तो वो बात सचिन सुन लेता है और हमने कदम रोक लेता है और उसे आंखों में पट्टी है पर बस साइली को साइड से देखता है और साइली कंधे पे हाथ रख के बोलती है कि जो तुम फैसला करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो भी समझ जाती है कि मैं नहीं हराऊंगा इसको। दरअसल हुआ ये कि रेस के दौरान आकाश ने कहा कि वो इस कंपटीशन को जीतना चाहता है क्योंकि उसके बॉस भी यहाँ मौजूद हैं और अपने बॉस के सामने वो हारना नहीं चाहता। ये बात सचिन सुन लेता है और उसके बाद वो फैसला लेता है कि वो इस रेस में खुद ही हार जाएगा। अब भाइयों का रिश्ता ऐसा ही होता है। सचिन के लिए तो उसकी फैमिली सबसे ऊपर है और इसीलिए उसने बिना सोचे समझे इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी। देखिए तो साइली ने भी यहाँ सचिन का पूरा साथ दिया है। आकाश तो साइली का छोटा देवर है ना, तो वो भी आकाश को बहुत मानती है। भाई का जो रिलेशनशिप होता है वो सबसे बढ़कर होता है ऑनेस्टली फॉर मेन। अगर आप देखा जाए तो मॉम एक अलग रिलेशन है बट भाई का अनसेड होता है। करेक्ट, दैट्स ट्रू। एक्चुअली लड़ते ही रहेंगे, झगड़ते ही रहेंगे, बट जब बात ऐसी आती है कि जहाँ पे अपने छोटे भाई को ये ग्रो करते हुए देखना चाहता है तो सचिन ऐसा करता है। पहले कई बार उठा लिया उसको अलग अलग सीक्वेंस में, तो वेट से मैं वाकिफ था, तो हमने डिसाइड किया था कि लंच हम थोड़ा लाइट रखेंगे तो हम सब ने लंच लाइट रखा था। मैं सैक्रिफाइस करने में बहुत खुश थी। ऑब्वियसली यार मैं तो चाहूँगी मेरे छोटे भाई बहन ही जीते, सो आकाश इज नो लेस देन दैट फॉर सचिन एंड रिया फॉर मी यंगर सिस्टर है, तो मैं भी चाहती हूँ कि रिया और आकाश जीते। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले टास्क में साइली और सचिन अच्छा परफॉर्म करेंगे, तभी तो वो इस कंपटीशन को जीत सकेंगे ना। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पंचायत का नया सीजन आ चुका है एंड वेरी फ्रैंकली आई थिंक नीना गुप्ता इज लाइक किलर इन दिस सीरीज। खैर आई एम अ नीना गुप्ता फैन, तो उनकी हर फिल्म हर सीरीज मुझे बड़ी पसंद आती है एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर पंचायत बिकॉज ऑफ कोर्स द कंटेंट इज ग्रेट। अब भैया मैंने तो बहुत बड़ाई कर दी, लेकिन नया सीजन तो मैंने नहीं देखा ना, देखा हमारी टीम ने है, तो उनका रिव्यू सुन लीजिए। मीटिंग खूब होगी पंचायत की सीजन 4 की मीटिंग। हो भी क्यों ना, सीजन 4 में आपको दिखेगा इलेक्शन का माहौल। तो चलिए बिना देरी किए आपको बताते हैं Amazon प्राइम की सीरीज पंचायत के सीजन 4 का रिव्यू। पंचायत सीजन 1 से ही दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। ऐसे में सीजन 3 जहां से खत्म हुआ था, सीजन 4 की भी शुरुआत वहीं से होगी। ऐसे में कहानी में आपको ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आप कुछ नया देखने जा रहे हैं, क्योंकि किरदार तो वही है, बस कहानी नहीं है। इस सीजन में आपको गांव में होने वाले इलेक्शन का अंदाजा तो लगेगा, लेकिन साथ ही साथ ढेर सारा ड्रामा, ढेर सारी कॉमेडी और तो और पॉलिटिक्स भी दिखाई देगा, जो कि हर चुनाव में देखने को मिलता है। मगर इसको दिखाने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है, क्योंकि कहानी को भी सादगी से जो दिखाया गया है। आप इस कहानी को अपनी ही कहानी समझेंगे। अब क्योंकि प्रधान जी को गोली लगी थी, तो आपको इस सीजन में इसके बारे में भी पता चलेगा, मगर इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार भी करना पड़ेगा। फिल्मिंग काफी लाजवाब है। नीना गुप्ता, रघुबीर यादव, जितेंद्र कुमार, इन सभी के किरदारों ने एक बार फिर सभी को काफी ज्यादा एंटरटेन किया है। वहीं क्लाइमैक्स के आने तक आपको ये समझ आएगा कि एक और नया सीजन आने वाला है, जो दर्शकों को एक नए सीजन के लिए फिर से एक नई उम्मीद देगा। ऑल एंड ऑल कहानी आपको पसंद आएगी। कुछ हिस्सों में ड्रामा है तो कुछ में कॉमेडी, तो कुछ सीन्स में आप भी इमोशनल फील कर सकेंगे। एंटरटेनमेंट का तड़का तो तब लगेगा
जब रिंकी और सचिव जी की कहानी थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, मगर ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा क्योंकि अभी इस सीजन में इन दोनों पर ज्यादा फोकस नहीं किया गया है। SBS ओरिजिनल्स पंचायत के इस सीजन को 5 में से 3.5 स्टार देता है। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, ये टशनबाजी वाले खेल में ना कभी भी किसी का पल्लड़ा भारी हो जाता है। मतलब तू डाल डाल तो मैं पात पात। और फिलहाल मन्नत और ऐश्वर्या की इसी टशनबाजी में मन्नत सीम्स टू बी विनिंग। ज्यादा फर्क नहीं है उनमें और मुझ में। है फर्क, जमीन आसमान का फर्क है आप में और मुझ में। आपके लिए सबसे बढ़कर है लालच। अपनी ईगो, पावर, पैसा, स्टेटस में आप इतनी अमीर हो गई है कि आप अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रही है। उस बेटी की जो आपकी एक लौती जायज बेटी। मेरी नजरों में ना आप गिरी हुई, खोखली। अगर दुनिया को आपका ये सच्चा चेहरा दिखाना तो आप घटियापन की मिसाल बन जाएगी। लोगों का माशा पे से विश्वास उठ जाएगा। अब मिला है शेर को सवा शेर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मन्नत की, जिसने ऐश्वर्या के नाक में दम कर रखा है। ये वही ऐश्वर्या है जो सभी को अपने सामने झुका कर रखती है। लेकिन जरा देखिए, मन्नत के आगे आज ऐश्वर्या ने घुटने टेक दिए हैं। ट्रांसप्लांट से पहले कोई नाटक किया तो अपनी पूरी उम्र जेल में काटेंगे। मन्नत ने श्रुति माँ को बचाने के लिए ऐश्वर्या को ब्लैकमेल किया है। श्रुति माँ को लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है। मन्नत के कहने पर अब ऐश्वर्या उसकी सारी बातें मानेगी और श्रुति की सर्जरी में उसकी मदद भी करेगी। अब देखिए, दोनों के बीच में डील तो हो गई है, लेकिन यहाँ पर ऐश्वर्या और मन्नत के बीच तीखी बहस भी हो रही है। चलिए, टाइम हो गया आपका पुण्य कमाने का। पाप बहुत किया ना। पाप और पुण्य का हिसाब वो लोग रखते हैं जिन्हें मरने के बाद जन्नत चाहिए होती है। वैसे भी मेरे पाप और पुण्य का हिसाब रखने वाली तुम कौन होती हो? क्या हक है तुम्हें? अब तो आपको भी नहीं था मुझे पैदा करके मरने के लिए छोड़ने का। फिर भी आपने मेरी जिंदगी का फैसला लिया और वो फैसला मेरी श्रुति माँ ने बदला। और तुमने अपनी श्रुति माँ की किस्मत का फैसला बदलने के लिए मुझसे अपने प्यार की सौदेबाजी करी। नहीं, हार तो गई ना, इस बार तो हार ही गई ना। सब कुछ तो हार गए, उसके बाद और भी हार रही हूँ। मुझसे तो इन्होंने सारी जायदाद भी साइन करवा ली है। मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं, हम तो रोड पे आ गए। नहीं, सही बात है। वो DNA है ना, तो DNA वाली बात तो है कि मोमेंट आता है मन्नत की लाइफ में, उसको लगता है कि कहीं मैं सच में सोनिया खन्ना की जैसी तो नहीं हूँ। हॉस्पिटल में ऐश्वर्या से मन्नत ने बड़ी चालाकी से पेपर पर साइन करवा लिए हैं और उन पेपर्स पर लिखा हुआ है कि मन्नत अब मेजबानी की 50% शेयर की मालकिन है। तो जो मैं बोलूँगी आज आपको वही ना। अब मेरा क्या होगा? पहले ही हम सलूजास के घर में मेहमान थे, अब तो ये भी हो चला गया। पार्टनरशिप जो थी हमारे पास वो भी गई। अब क्या करेंगे? अब तो चौल में जाके हम ही रहेंगे शायद। मेहमान थे ना हम, हमारा घर तो बेच के आए ना लंदन में। वो तो सलूजास के घर में वी आर स्टेइंग एज गेस्ट। सही कहा आपने ऐश्वर्या कि अब आप कहाँ जाएंगी। मेहमान थी आप सलूजा की और यहीं पर रहेंगी। और अब देखिए, घर में एक और मेहमान आ जाएगी। अरे ये कोई और नहीं बल्कि मन्नत ही है, जो अब आप लोगों के साथ ही रहेगी। ऐश्वर्या, आपके लिए ना अब खतरे की घंटी बज चुकी है। मन्नत ने मेजबानी पर कब्जा कर लिया है और अब वो घर में भी एंट्री ले लेगी। अब वो दिन भी दूर नहीं है जब मन्नत घर की बहू बन जाएगी। मल्ला की जगह मन्नत की शादी विक्रांत से हो जाएगी। तब तो छोड़ूंगी नहीं मैं। लेट्स सी क्या होता है, बट या इट इज इंटरेस्टिंग। आई होप एवरीबॉडी एंजॉयज इट, है ना?
दैट्स द होल पॉइंट। ऐश्वर्या, अब आपको वक्त ही बताएगा कि आपके साथ आगे क्या होगा। एक बात तो तय है कि आपको ना आपके सारे बुरे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी, वो भी मन्नत के हाथों। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मतलब जब सीरियल शुरू हुआ था तब ड्रामा था, सीरियल चल रहा था तो ड्रामे से भरपूर था। अब जाते जाते भी ड्रामा खूब मिलेगा, और जाते जाते तो बेचारी सभी को थप्पड़ भी मिल गया। मतलब नील की माँ से, एंड नील की माँ हैज द टिपिकल वाला एटीट्यूड, हाय ये मेरा बेटा खा गई, मेरा बेटा छीन लिया, वगैरह वगैरह, यू नो द रेस्ट। मेरी बेटी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। पता था ये लड़की मेरे बेटे को बर्बाद कर देगी और वही किया इसने। जिंदगी और मौत के बीच छूट रहा है मेरा। इस सभी को पड़ा है जोरदार थप्पड़, और जरा देखिए ना, ये थप्पड़ मारने वाली कोई और नहीं बल्कि नील की मां लीला है। अब नील को गोली लगी है, अस्पताल में वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। वहीं नर्स को कंफ्यूजन हो गया, उसे लगा कि सई और सवी ये दोनों नील की पत्नी और बेटी हैं। लीला के सामने आकर नर्स ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे देखकर आग बबूला हो गई नील की माँ। बेटी और छोटा बेटा था, शायद वो लोग मत देख होंगी तो उन्हें बुला देना। जब उसके बीवी बच्चे है ही नहीं तो आएंगे कहाँ से? बोलिए। नील को गोली लगी है, वो कैसे लगी, कब लगी, क्या हुआ था, क्या सिचुएशन थी, वो कुछ पता नहीं है। तो इसीलिए हम भागे दौड़े हॉस्पिटल में चले आए हैं, और जहाँ पे हमें दिखती है सवी। सवी भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो सेम यहाँ पे उसे देखकर मैं चिढ़ गई हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सवी नील क्या मतलब किस सिचुएशन में फंस गए हैं जिसमें मेरे बेटे को गोली लगी है। तो मैं सभी से पूछ रही हूँ ये सब क्या है, तो ये सारा सीन है। और वहीं दूसरी ओर लीला को ये भी पता चला कि सभी को बचाने के चक्कर में नील को गोली लगी। फिर क्या, गुस्सा तो आना ही था, और वो गुस्सा थप्पड़ बनकर निकला। मुझे जब पता चलता है कि सवी के लिए, सवी के बच्ची के लिए मेरे बेटे को गोली लगी है, तो एक माँ की जो रिफ्लेक्स एक्शन होगी, या फिर माँ रोएगी या फिर बहुत गुस्सा करेगी। तो ये तो वैसे भी गुस्से वाली माँ है, तो उसने एक थप्पड़ लगा दी है। तो ये बात है, वो मतलब बेटे के प्यार में ही वो पागल हो गई है, अंधी हो गई है, जो भी है। अब सभी कुछ भी कहेगी, लीला को सही नहीं लगेगा। वहीं जरा देखिए ना नन्ही सई को, जो भगवान से प्रार्थना कर रही है कि नील को कुछ ना हो। सई ने सभी से एक सवाल पूछा कि क्या नील भी पापा की तरह तारा बन जाएंगे? बड़ी मम्मा, उसके ऊपर को क्या हुआ है? वो भी पापा जैसे स्टार बनने वाले हैं। बड़ी मम्मा, आता सिंबल लगाया है, इसका मतलब पापा वापस आने वाले हैं। जैसे देखा जाए कि हम इतने नील के लिए टेंशन में हैं, तो हमें भी वो समझ नहीं आ रहा है कि उसके मतलब मांग में सिंदूर है, वो हम भी नोटिस नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन सबको पता है कि क्योंकि नील बोल चुका है कि ये मेरी पत्नी है, जो भी है, तो वो अभी वो सीन एक शूट होगा जहाँ पे नील हमें कहेगा कि मैं आप लोगों को पहचानता नहीं हूँ, मेरी पत्नी और बच्ची कहाँ है। तो ये है वो। अब सभी ने अपनी बेटी को तो संभाल लिया, लेकिन खुद को कैसे संभालेगी? अभी तो और भी बड़ा बखेड़ा होगा, जहां पर सभी के मांग का सिंदूर बवाल खड़ा करेगा। अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर आ गई है, तो हमें लगता है कि राइटर को अब कहानी झटपट में आगे बढ़ानी है। इसीलिए जाते जाते वो सभी और नील को मिलवा कर ही जाएंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, गुरु का स्थान जीवन में ना भगवान के बाद और माता पिता के साथ आता है, लेकिन कई बार शिष्य से भी गुरु को इंस्पिरेशन मिल सकती है, मोटिवेशन मिल सकती है। अब कुछ ऐसा ही हो रहा है अनुपमा में। मनोहर गुरुजी जो हैं वो अस्पताल में हैं, और अब जब अनुपमा जेल से बाहर निकली है तो देखिए किस तरह शिष्य ही अपने गुरु को मोटिवेट करने की कोशिश कर रही हैं। अनुपमा की यही अदा तो सबके दिल में घर कर जाती है। अब अनुपमा का स्वभाव ही कुछ ऐसा है, वो ना हमेशा ही दूसरों की मदद में अपनी खुशी ढूंढ लेती है। अब देखिए ही गुरुजी के बेटे तरुण ने खुद अपने पिता की क्या हालत कर दी है। वहीं दूसरी ओर अनुपमा को पुलिस पकड़ कर ले गई थी, लेकिन गुरुजी के कहने पर पुलिस ने अनुपमा को छोड़ दिया। और जब अनुपमा को ये पता चला कि गुरुजी अस्पताल में भर्ती हैं, तब देखिए वो सीधे गुरुजी के पास आई और गुरुजी को ये बता रही है कि अच्छे लोग अच्छे ही होते हैं, लेकिन कभी कभी अच्छे इंसानों को भी धोखा मिलता है। सामने वाले को सबक सिखाना बहुत जरूरी होता है। गुरुजी को अनुपमा ने ये भी कह दिया कि बाप तो बाप होता है। मनोहर जी यहाँ पर एडमिट हैं। उनके बेटे ने उनके साथ बड़ी ज्यादती की और अनुपमा किसी तरह से उन्हें हॉस्पिटल ले आई है, तो अब वो ख़तरे से बाहर हैं इस वक्त। ये जो सीन हमने किया आपने देखा, तो एक जो माता पिता का दुख होता है जब बड़े होके बच्चे उनके साथ दुष्व्यवहार करते हैं, तो दैट आई थिंक दे आर ट्राइंग टू शो हियर। एंड अनुपमा हमेशा दूसरों के पेन से कनेक्ट होती है एंड रिश्ते नहीं बनाना चाहती, फिर भी अब रिश्ते बन रहे हैं क्योंकि अनुपमा का कोर है रिश्ते। So yes, that is what. अब मनोहर गुरुजी अनुपमा की सादगी को वैसे ही पसंद करते हैं और वो जानते हैं कि अनुपमा एक सच्ची इंसान है। अनुपमा को हमेशा अपनी फैमिली याद तो आएगी ही, क्योंकि उसके रिश्ते याद तो आएंगे ही, लेकिन अभी आई एम वेरी यू नो कि एक समय के बाद माता पिता को ये करना चाहिए कि बच्चों को बोले कि नहीं बस अब नहीं, आई हैव टेकन इनफ एंड नाउ नो मोर। बच्चे हैं बोल के आप कुछ भी बर्दाश्त कर लो, ये दिस इज़ आई मीन इट्स नॉट राइट। माता पिता को अपने लिए भी स्टैंड लेना चाहिए, पूरी दुनिया के लिए जब आप स्टैंड लेते हैं तो अपने लिए भी लेना चाहिए। और अनुपमा अभी एकदम डरी सहमी हुई, वो पहले वाली अनुपमा नहीं रही, एक तरह से पूरी तरह से ब्रोकन है। शी इज़ रीबिल्डिंग हर सेल्फ एंड आई थिंक one day she'll come to the point that she'll say कि enough is enough. I hope she does. बाकी तो राइटर्स को पता क्या होने वाला है। अब अनुपमा जिन लोगों के साथ रहती है उनका कहना है कि तुम्हारा दिल अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि सबका अच्छा हो, अपने काम से मतलब रखना चाहिए। लेकिन अनुपमा तो अनुपमा है। देखिए ना अनुपमा ने कितना अच्छा जवाब दिया। देख तू अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं कि तू सारी दुनिया का बोझ अपने सर पे लेके घूमी, तो किसी की किस्मत नहीं बदल सकती, समझी? सारी दुनिया की ना सही, एक की मदद तो कर सकती हूँ। अगर हम पूरी दुनिया के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन किसी एक इंसान के लिए कर सकते हैं तो उसके लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। अब गुरुजी को एक नई शिष्या मिल गई है। गुरु और शिष्या की ये जोड़ी बहुत जल्द कमाल दिखाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फिर क्या पता एक बार फिर से जब अनुपमा डांस करने लग जाएगी तो क्या पता उसे अपनी पहचान दोबारा मिल जाए। मुझे बारिश बहुत पसंद है क्योंकि सब कुछ ग्रीनरी हो जाती है, सब कुछ साफ़ सफाई हो जाती है, एक तरह से पर्यावरण की साफ़ सफाई हो जाती है। बट एक चीज़ मुझे बारिश में बहुत बॉदर करती है, नहीं वो सब कीचड़ विचड़, ये पानी का पडल्स, ये वो सब नहीं, मुझे बॉदर करता है तो ये कि जो स्ट्रे एनिमल्स हैं
वो लोग जो भीगते हैं बारिश में, वो बेचारे बोल भी नहीं पाते, उनके सर पर छत नहीं होती। और कई सारे लोग इतने निर्दयी हैं कि अगर बारिश में कोई जानवर, कोई बेजुबान आके उनकी बिल्डिंग में आसरा ले रहा है तो उसे भगाते हैं, लाठियों से डरा के भगाते हैं, हट 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 करके। अरे क्यों? वो भी भगवान की बनाई हुई जीव है। आप उन्हें भी सहारा दें। कम से कम बारिश के महीनों में वो कहाँ खाना, वो बेचारे ढूंढ ढूंढ कर कहीं से खाते हैं, बारिश में वो खाना बह जाता है। तो आप अगर हो सके तो 2 रोटी डाल दीजिए और कहीं कुछ बिस्किट डाल दीजिए। इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। सो लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि बारिश है, एंजॉय कीजिए मौसम को, इसके साथ खाने पीने की चीज़ों को, लेकिन प्लीज़ जो होमलेस एनिमल्स हैं, जो बेज़ुबान बच्चे हैं, उनके लिए भी सोचिए। प्लीज़ बी काइंड, प्लीज़ बी काइंड, प्लीज़ बी काइंड। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। स्टार पे कल रात नया शो आ गया, तू धड़कन में दिल, जिसमें हम देख रहे हैं सौरभ राज जैन को। ऑफ कोर्स सिद्धार्थ कुमार तिवारी का ये प्रोडक्शन है और ऐसे में भाई कलीम सलमानी जो है वो उमरगांव पहुंचे, क्योंकि शो का लॉन्च भी था और पहले दिन सभी ने स्क्रीनिंग साथ में बैठकर देखी। मजे की बात तो ये थी कि वहां पर झमाझम बरसात भी हो रही थी, यानी कि पकौड़े, चाय और फर्स्ट डे फर्स्ट शो। SBS में आज रिव्यू करेंगे स्टार प्लस के नए शो तू धड़कन में दिल का। इस शो का पहला एपिसोड 23 जून को शाम 7 बजे स्टार प्लस पर आ चुका है। इस शो में सौरभ राज जैन के साथ साथ स्वाति शर्मा और बाल कलाकार के रूप में आराध्या पटेल नजर आ रही हैं। ये कहानी माँ बेटी के रिश्ते को उजागर करती है कि कैसे एक छोटी सी बच्ची दिल अपनी माँ की परेशानी को, उसके स्ट्रगल को महसूस करती है। पहले एपिसोड में स्टोरी टेलर सिद्धार्थ कुमार तिवारी ने अपना माइथो टच भी दिया है कि कैसे दिल पैसे की खातिर रामलीला में हनुमान का किरदार निभाती है और वो लोगों को समझाती है कि जो दिल में बसता है वही भगवान का रूप होता है, जैसे कि उसकी माँ। 5,000 या 5,000 की किस्त अगर आज नहीं मिली ना तो आपका ट्रक हम ले जाएंगे। उसके बाद अपना तंबू अपनी पीठ पे लाद के घुमाते रहिएगा गधे खच्चर की तरह। बेटा तुम तो गवैया पार्टी से हो ना, और तुम्हें ऊंचाई से डर भी लगता है। 5,000 मिलेंगे ना? हाँ मिलेंगे ना बेटा, मिलेंगे। पहले एपिसोड में सबको इंतजार होता है कि आखिर कब हीरो राघव की एंट्री होगी, मगर उनकी एक छोटी सी ही झलक नजर आती है, उतनी नहीं जितना दर्शकों को इंतजार था। मगर कहानी इसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। माँ बेटी का रिश्ता आपकी आंखों को नम कर सकता है, तो वहीं दिल अपनी माँ के लिए अपनी पिता की तलाश करने निकल जाएगी। माँ, हमें पापा चाहिए। आपके लिए आपकी मम्मा काफी नहीं है? लेकिन पापा चाहिए आपके लिए, हमारे लिए नहीं चाहिए। पहले एपिसोड की कहानी में इमोशन है, ड्रामा है और ऑडियंस को बांध कर रखने की कोशिश की गई है। हमें उम्मीद है कि शो तू धड़कन में दिल जरूर दर्शकों का दिल जीतेगा। मना क्या था तुम्हें गाना गाने से? लेकिन क्यों? क्योंकि जिसे संगीत से प्यार होता है ना, उसकी जिंदगी में किसी और के लिए प्यार बचता ही नहीं है। अब सीधे सीधे बताओ तुम्हारे इस पाप का बाप कौन है? हम ढूंढेंगे उसे। उमरगांव में शो को लॉन्च किया गया, जहां पर प्रोड्यूसर सिद्धार्थ कुमार तिवारी ने पूरी स्टार कास्ट के साथ मिलकर शो का पहला एपिसोड देखा। उसके बाद सबका मुंह मीठा किया।
ऐसा डर वाले नहीं धड़क रहे क्योंकि हमको पता है, इतना कॉन्फिडेंस आया, मतलब पहले से ही हम कॉन्फिडेंट थे और देखा इतना प्यारा एपिसोड आया है, इतना इमोशनल हो रहे थे हम, मतलब कुछ बोल ही नहीं, अल्फाज देखो अल्फाज ही नहीं बच रहे हैं, मतलब बोला ही नहीं जा रहा है। सच में ऐसा नहीं कि हमारा शो है तो हम तारीफ़ कर रहे हैं, बट जेन्युइनली इट्स अ ब्यूटीफुल एपिसोड और आगे जितने भी आने वाले हैं एपिसोड आई एम श्योर पब्लिक को बहुत पसंद आएंगे, सच में। Seriously, it's really amazing to be part of this beautiful serial तू धड़कन मैं दिल। It's such a pleasure, इतने सारे अच्छे कलाकारों के साथ में काम करने को मिल रहा है। उसके बाद में ये शो की एक अलग वाइब है। बाकी इनके साथ में खास एक मस्ती होती है सेट पे, राम के साथ एक अलग जोकिंग चीज़ें चल रही हैं सेट पर, सौरभ के साथ इमोशनल टच रहता है, दोस्ती यारी पीयूष के साथ चलती रहती है, तो मतलब सेट पे बॉन्डिंग सबकी इतनी अच्छी है तो सीन्स डेफिनेटली अच्छे आएंगे। एक बच्ची के प्रति एक प्रेम जागृत हो रहा है कि यार ऐसा कैसे, मतलब इतनी माँ बेटी की बॉन्डिंग बहुत प्यारी लग रही है। बहुत ही बेहतरीन एपिसोड और सब कलाकारों ने बेहतरीन काम किया है। यही कहूँगा कि हम सबको हमारे इस तू धड़कन में दिल को ढेर सारा प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि हमारा सारी चीज़ें बढ़िया चलती रहें। तो राधे राधे। मेरे बड़े बेटे की पत्नी, मेरे राघव की पत्नी और एक कभी आने वाली पत्नी आएगी कि नहीं आएगी वो भी हमें नहीं पता है, अभी नहीं पता है, वो तो भगवान के हाथ में है और या राइटर्स के हाथ में है। तो हमारे वैसे तो 3 बहुएं हैं हमारी, तो बस 3 बहुओं की सास हूँ और मैं अच्छी वाली सास हूँ, तो इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि दिल शायद हमारे ज़िंदगी में आएगी आगे चल के, कब आने वाली है ये नहीं पता पर आएगी। तो वो एक ब्लड कनेक्शन डेफिनेटली, जो एक कहते हैं ना खून का रिश्ता जो होता है, वो अपना रंग ज़रूर दिखाएगा, ये भी बिल्कुल श्योर है। थैंक यू सो मच एबीपी। और मैं दर्शकों से सिर्फ यही कहना चाहती हूँ एबीपी के थ्रू कि प्लीज़ हमारे शो को खूब सारा प्यार दीजिए, रोज़ देखिए, टाइम निकाल के देखिए, सब्जी काटते हुए देखिए, आटा मारते हुए देखिए, पर देखिए ज़रूर हमारे शो को। थैंक यू सो मच एबीपी। कुछ इस तरीके से शो तू धड़कन में दिल की स्क्रीनिंग खत्म हुई। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लीजिए, घर की लक्ष्मी की घर वापसी हो गई। हम बात कर रहे हैं सीरियल मंगल लक्ष्मी की, लेकिन जहां मंगल अपने ससुराल में आ गई है, न जाने क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं इस बार उसके ससुराल से ही उसकी डोली ना उठे। आप कपिल अंकल से शादी कर रहे हैं? This is so embarrassing. मैं अपने फ्रेंड से क्या कहूँगी? मेरी मम्मा दोबारा शादी कर रही। छी! इतना बड़ा फैसला और तुमने हमसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा? वाह मंगल वाह, तो मुझे डाले वाली। अब अपने डिसीजन पर क्या कहना है? तो वही करेगी। बस। सवाल पे सवाल और लीजिए एक और सवाल आ गया मंगल पर। अब मंगल ने सोचा है कि वो अपनी जिंदगी में कपिल के साथ आगे बढ़ेगी। ऐसे में उसकी पुरानी जिंदगी यानी कि उसका वो संसार जो कभी उसके लिए सब कुछ हुआ करता था, आज वही परिवार उस पर उंगली उठा रहा है। मगर मंगल ने भी ठान लिया है कि वो किसी के सामने नहीं झुकेगी। क्यों, है कि नहीं मंगल? सवाल पूछने का अधिकार आप सब खो चुके। फैसला मैंने जिस भी वजह से लिया, मुझे किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है और कुसुम का जिस तरह से उसे रिस्पेक्ट है, या जिस तरह से कुसुम की वो जो एक बोलते हैं कि शर्म है आंखों की कि ये बात कैसे बताएं, तो ये सारी चीज़ें मंगल बहुत ही अपने आप से लड़ रही है। अब मंगल को लगता है कि उसे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, सब अपने मन का करते हैं। फिर वो आदित्य हो या हो उसकी बेटी ईशाना, आज जब सबके सामने मंगल पर उंगली उठाई जा रही है तो मंगल ने भी सबकी बोलती बंद कर दी है। वो बात अलग है कि मंगल ने अपने मन की बात कई बार बोलने की कोशिश की थी, मगर तब किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अब कुसुम से भी उसने सोचा था कि अपने मन की बात कह देगी कि
वो कपिल के साथ आगे बढ़ना चाहती है, मगर हर बार उसके सामने कोई ना कोई परिस्थिति आ जाती है और वो इस बात को कह ही नहीं पाती है। इतना बड़ा फैसला वो अकेले नहीं लेना चाहती थी, मगर फिलहाल कुसुम अपने ही सुहाग यानी कि ससुर जी की सेहत के बारे में सोच रही है। तभी तो जब मंगल उनके पास गई तो कुसुम अपना ही दुखड़ा रोने लगी और मंगल पर इमोशनल अत्याचार करने लग गई। हमारी कसम खाकर तुम जो नहीं चाहती वो तुमसे करवाया चाहती, बोल दो, बता दो कि कम से कम हम तो ब्रह्म लाल। कितना अच्छा हुआ सुदेशी ने तुमको हाथ से और दिल से तुमने देखा। हम क्या कहते सुदेशी? मुझे हमसे एक ऐसे में सासू माँ की बातों को सुनकर मंगल को तो ये लगने लगा कि कहीं सासू माँ को सब पता तो नहीं चल गया। मगर यहाँ कुसुम अपने पति के बारे में सोचकर मंगल से सिंदूर लगाने के लिए कह रही थी, है ना कुसुम जी? कुसुम बहुत ही सिंपल सवाल पूछ रही है कि भाई क्यों तुमने ऐसा किया, भूल कैसे गई? हम ये नाटक कर रहे थे, तुम्हें पता है ना, बिना सिंदूर मंगलसूत्र के देख के। तो ये बड़ा मतलब सिचुएशन ही बहुत ही कमाल की थी कि वो बेचारी सिंपल सवाल पूछ रही थी कि भाई सिंदूर मंगलसूत्र तुम्हें भूलना नहीं था। लेकिन यहाँ पे मंगल ने उस बात का बहुत ही बड़ा टेंशन ले लिया, क्योंकि वो कुछ और ही बताने के लिए पर्पस ये सोच के ही आई थी कि अम्मा अकेली है तो आज मैं अम्मा से बात बता दूं। वैसे कहानी में आदित्य को पहले ये नहीं पता था कि कपिल शादी किससे करने वाला था। ऐसे में सुनिए उन्होंने क्या कहा जब उन्हें इस बात की भनक लगी, क्योंकि वो तो गए थे अपनी बच्चों की माँ को वापस घर लाने। अभी तक मुझे नहीं पता चला है ये कि उसकी सगाई हो रही है कपिल के साथ। इनफैक्ट ऑफिस में मुझे पता चलता है कि कपिल की किसी से सगाई हो रही है और मैं बहुत खुश हो जाता हूँ कि चलो कम से कम मंगल से तो इसका पीछा छूटा। बट जब पता चलेगा कि एक्चुअली मंगल से ही कपिल की सगाई हो रही है तो रिएक्शन क्या होने वाला है वो देखना है। अब मंगल देखिए, हम जानते हैं कि आपने इतना बड़ा फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा, मगर फिलहाल आपके सामने आदित्य और उनका परिवार भी है जो हमेशा आपकी ही राह तकता है, क्यों है कि नहीं मंगल? तो जब भी आप कोई फैसला लेंगी उनके बारे में भी सोच लीजिएगा, क्योंकि वो हमेशा अड़ंगा ही तो डालते हैं आपके काम में। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब सीरियल सरू में ही देख लीजिए, सरू को पता नहीं है कि जिस परिवार से वो इंटरैक्ट कर रही है वो दरअसल उसका बायोलॉजिकल परिवार है। सिर्फ दादाजी को पता है कि सरू उनकी पोती है, लेकिन वो बता नहीं सकते बिकॉज देयर इज अ प्रॉब्लम देयर। बट एक कार्मिक कनेक्शन है जो हर कोई फील कर सकता है। कितने अफसोस की बात है, एक दादाजी जिन्हें ये पता है कि उनकी आंखों के सामने जो लड़की घूमर कर रही है वो उनकी पोती है। सरू के दादाजी ने कितनी बार इशारा किया अपनी पत्नी को ये बताने के लिए कि सरू ही इस घर की खोई हुई पोती है। वहीं बात करें चंद्रकांत की, जो कि रिश्ते में सरू के पापा है, वो जब जब सरू को देखते हैं उन्हें कोई न कोई कनेक्शन महसूस होता ही है। तो मैं इशारों में उनको समझाता हूँ कि ये हमारी ही पोती है, लेकिन अब मैं बोल सकता नहीं, मैं पैरालाइज्ड हूँ। तो मैं उसी असमंजस में पड़ा हुआ हूँ कि इनको कैसे समझाऊँ कि ये हमारी पोती है। और जो चंदू है वो बेचारा इसी गिलानी में है कि भाई मेरी जो फर्स्ट वाइफ है वो कहाँ होगी, जिंदा है नहीं। मुझे अभी भनक नहीं है, मैं बस क्या होता है कभी कभी जो सामने चीज़ होती है वो दिखाई नहीं देती और हम उसे कहीं और ढूंढते हैं। तो मैं बस एक ही बात की रट लगा रही हूँ कि मेरी पोती आएगी, एक दिन मैं उसे ज़रूर मिलूँगी
तो वो मेरे सामने होते हुए भी मैं ये नहीं पहचान सकती हूँ कि यही मेरी पोती है। एक किस्मत बाप बेटी को आमने सामने तो ले आई है, लेकिन अभी ये दोनों अपने रिश्ते से अनजान हैं। अब बातों बातों में इस बात का खुलासा हुआ कि डांस करना सरू को बहुत पसंद है, लेकिन उसके पास पायल नहीं है। जैसे ही चंद्रकांत ने ये बात सुनी, ये देखिए अपनी पत्नी सरोजा के पायल वो ले आया है। सरू को तोहफा दिया और दादी सा ने कहा कि जरा घूमर दादाजी को भी तो करके दिखाओ। ऐसी कोई खूबी नहीं है जो सरू के अंदर नहीं है, और इसीलिए तो दादा दादी और चंद्रकांत सरू को बहुत पसंद करते हैं। इधर सरू ने घूमर करना शुरू किया तो उधर दादाजी बहुत खुश हो रहे हैं। चंद्रकांत सरू को देखकर अपनी पत्नी को याद कर रहा है, तो वहीं दादी सा ने दिल खोलकर आशीर्वाद दिया सरू को। फिर जब सरू रूम में इंटर करती हैं और कुछ बातचीत चल रही होती है तो डांस का टॉपिक निकलता है। तो फिर चंद्रकांत साहब पूछते तुम घूमर सिखाती हो? किसने सिखाया? तो बोलते हैं मायरी ने सिखाया। फिर सरू बताती है कि मेरे पायल टूट गए थे अभी क्लास में, ऐसे कुछ वो रैंडमली बताने जा रही है। तब चंद्रकांत साहब को कुछ रियलाइज़ होता है, तो वो बाहर जाते हैं और अपने रूम में जाकर सरोजा के पायल लेके आते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ कनेक्शन फील हुआ है सरू के साथ। इतने दिन से वो देख रहे हैं, इतनी अच्छी है, सबकी मदद करती है, कितनी संस्कारी लड़की है, तो उन्हें वो अटैचमेंट तो हो गई है कहीं ना कहीं। तो वो सरोजा के पायल उसे दे देते हैं, बोलते बेटा आप रख लो। फिर वहाँ पे एक इमोशनल मोमेंट क्रिएट होता है। फिर दादी साहब बोलते चलो दादा साहब को घूमर करके दिखाओ। इस सच में अभिनय कैसे बताएं कि इनकी पोती इनकी नजरों के सामने है। ये पल पल अपनी खोई हुई बेटी के लिए तरसते हैं ये। अब यही तो सीरियल का हाई पॉइंट है। इतनी आसानी से नहीं पता चलेगा कि सरू इस घर की बेटी है। वैसे पर्दे के पीछे का नज़ारा हम आपको दिखाते हैं, जहां पर सरू खुद ही डांस प्रैक्टिस कर रही है। अब हमारी स्टोरी में आपने देखा होगा कि सरू यानी कि मोहक कथक भी करती है, भरतनाट्यम भी करती है। डांस करने में वो बहुत माहिर है। तो यहाँ पर भी सरू ने अकेले ही सब कुछ संभाल लिया। अब यहाँ पर अगर देव बाबू होते ना तो वो भी बहुत खुश होते ये नज़ारा देखकर। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है? वेल, माँ बेटे का रिश्ता तो ममता का होता है, लेकिन जहां माँ बेटे का मिलन है वहीं दादी सा का गुस्सा भी है और लाजमी भी है। I mean, जिस तरह अरमान छोड़ कर गया था पूरे परिवार को जिस मोड़ पर, जाहिर सी बात है कि दादी सा से तो अरमान को कोई माफी मिलने नहीं वाली। इस नाम से हमारा पोता हमें बुलाता था। तुम कौन हो? अरमान आपका? ये हमारा कोई नहीं। हमारी बस वो लड़की, वो हमारी बेटी। अब ये मदद करने का नाटक प्लीज हमारे सामने। ये तो होना ही था अरमान। दादी सा के गुस्से से अब आप बच नहीं पाएंगे। आपने जो कुछ भी अभीरा के साथ किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। अभीरा को अकेले छोड़कर चले गए आप, और अब जब आप लौटे हैं तो उसकी फिक्र हो रही है आपको। अब ये मदद करने का नाटक प्लीज हमारे सामने। तुम्हें हमारे दर्द का अंदाजा है तो अंदर बढ़ने वो भी कोशिश मत। दादी सा ने बिल्कुल ठीक सवाल पूछा है आपसे कि अब वापस आकर आप क्या करेंगे। आप तब कहाँ थे जब अभीरा इतनी मुश्किलों से जूझ रही थी। दादी सा ने तो कह दिया है कि वो अरमान को अपना पोता नहीं मानती हैं, सिर्फ अभीरा को अपनी बेटी मानती हैं, क्योंकि मुश्किल वक्त में अभीरा ही तो उनके साथ थी ना। ये हमारा कोई नहीं, हमारी बस वो लड़की, वो हमारी बेटी।
तक तो इस बेटे को इस घर का पता नहीं मालूम था। अगर तुम्हें बेटा माँ खेलने का शौक है तो जरूर खेल, हमें और भी काम है। सबसे पहले तो ये जानना ही कि अरमान जो है वापस आ गया है। ये जब उसकी आवाज़ विद्या के कानों तक पहुंचती है तो वो विश्वास नहीं करती है कि ये सच भी हो सकता है, ये वाकई उसकी आवाज़ है, वो यहाँ कैसे हो सकता है। लेकिन फिर वो बोलता है नहीं मैं यहाँ आ गया हूँ। एंड तब उसको वो रुक नहीं पाती है, आगे बढ़ती है, देख नहीं पा रही है, सब अंधी नहीं हुई है लेकिन उसको थोड़ा ब्लर दिख रहा है, आउट ऑफ फोकस दिख रहा है सब कुछ। और तब जाकर मासा उसे रोक देती है कि तुम नहीं मिलोगी। लेकिन मैं बोलती हूँ ये मेरा बेटा है मासा, जो भी बेटा है तो कहाँ था इतने सालों से, 7.5 सालों से कहाँ था। अब देखिए विद्या की जिद की वजह से अरमान इस घर में आया है। विद्या चाहती है कि अरमान उसके साथ ही रहे। विद्या की आंखों की सर्जरी होनी है और इसीलिए तो अभीरा और दादीसा विद्या की बात मानने को तैयार हो गए हैं। तुम अब तक यहाँ हो, तुमने अपनी माँ को देख लिया, ऑपरेशन के लिए राजी कर दिया, तुम्हारा काम खत्म। अब तुम जाओ, खुद भी जियो और हमें भी चैन से जीने। अरमान को विद्या ने आज सारा सच भी बता दिया है कि कैसे पोदार हाउस से उन सबको निकाला गया। विद्या, अभीरा और दादीसा को कैसे इस छोटे से घर में रहना पड़ रहा है। अब देखिए ये सारी बातें सुनने के बाद ना अरमान की आंखें भर आई। अरमान को अब एहसास हो रहा है कि उसने अभीरा के साथ कितना गलत किया। संजय भाई साहब ने धीरे धीरे अपना खेल शुरू कर दिया और फिर उन्होंने क्रिश को भी अपने साथ ले लिया। क्रिश भी आहिस्ता आहिस्ता अपने बाप के बुरे रास्ते में चलने लग गए और इतना आगे बढ़ गया कि अपनी इंसानियत, अपने संस्कार, अपनी ईमानदारी, वो सब कुछ भूल गया। यहीं पर वो देखता है अरमान की मासा भी जो है बाल्टी लेकर आ रही है। वो देखता है कि किन मुसीबतों से, किन मुश्किलों से हम तीनों गुजरे हैं इन 7.5 सालों में। उसको दिखता है घर कैसा है, चीज़ों की कमी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इट्स अ वेरी इमोशनल सेटअप पूरा। वो उसे जाने के लिए कह रही हैं, वो भी जायज़ है क्योंकि वो बोल रही है कहाँ था ये, ऐसा कौन सा, ये कैसा बेटा है जो अपनी माँ को छोड़ के चला गया, ऐसा कैसा पति है जो अपनी बीवी को छोड़ के चला गया, ऐसा कैसा पोता है जो अपनी दादीसा को छोड़ के चला गया और कभी से पलट के देखा भी नहीं, पूछा भी नहीं, जानने का प्रयास भी नहीं करा कि हम लोग कैसे होंगे, कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे। अब आने वाले ट्रैक में उम्मीद तो यही है कि विद्या अब अरमान और अभीरा को मिलाएगी। दादीसा तो बिल्कुल भी नहीं चाहती हैं कि अरमान अभीरा की जिंदगी में वापस आए। देखना दिलचस्प होने वाला है कि आखिर विद्या अरमान और अभीरा को फिर से कैसे एक करेगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।